आज हमें एक दूसरी लाइब्रेरी स्टार्ट करनी, नमपाई लाइब्रेरी को अगर मैं वन वर्ड में डिफाइन करूं तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल चीज़ों से रिलेटेड, वो आप बड़ी आसानी से कुछ नेटवर्क इशू था, वापस स्टार्ट हो गए। तो कल हम लोगों ने नमपाई कंप्लीट कर लिया था। आज
चलो, तो पांडास की अगर हम बात करें तो ये भी एक हमारी लाइब्रेरी है। इट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी। वर्क विद मल्टी डायमेंशनल लेबल्ड। हाँ, 3D में उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3D का बेसिकली जब इमेजेस पढ़ेंगे तब आएगा, उससे ज्यादा 3D में कुछ नहीं। बाकी एवरेज, मीन, मोडियन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम वो सब 3D पे भी चलेगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है 3D से। तो जो पांडास है ये हमारी अपनी एक दूसरी लाइब्रेरी है टू वर्क विद मल्टी डायमेंशनल लेबल्ड डेटा। तो ये सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है किसके लिए? आपके डेटा एनालिटिक्स के लिए। जब भी आप पाइथन विद डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के लिए पांडास नाम की लाइब्रेरी है जिसका यूज हमारा किया जाता है। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। 2008 में इस लाइब्रेरी को हमारा बनाया गया था। तो जो वर्ड है इस लाइब्रेरी का, जो नाम है पांडास, उसका नाम पांडास क्यों रखा है उसको देखते हैं एक बार। और यहाँ पर ये लेबल्ड डेटा है, इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले दो वर्ड मुझे आपको समझाने हैं। पहला वर्ड, पांडास का नाम पांडास क्यों रखा गया, और दूसरा ये डिलेबल्ड डेटा हमारा क्या होता है। उसके बाद तो हम अब ये पूरा टॉपिक पढ़ना ही है। ठीक है, तो द वर्ड पांडास derived from पैनल डेटा। एक कंसेप्ट होता है हमारा पैनल डेटा। तो ये जो लाइब्रेरी है ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई है? पैनल डेटा के लिए बनाई गई है। अब ये पैनल डेटा क्या होता है हमारा, उसको पहले आपने समझना होगा। ठीक है, पैनल डेटा मतलब होता है डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कोई आपसे पूछता है कि लाइब्रेरी का नाम पांडास रखा, जैसे इससे पहले लाइब्रेरी पढ़ी उसका नाम नमपाई था, तो हमने देखा भी कि न्यूमेरिक पाइथन यानी कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो हम मैट्रिक्स वगैरह पे करते हैं उनको करने की लाइब्रेरी का नाम है नमपाई। ठीक है, तो साइंटिफिक लाइब्रेरी या मैथमेटिकल लाइब्रेरी को हम लोग नमपाई लाइब्रेरी कहते हैं। दूसरी लाइब्रेरी का नाम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा पांडास। तो ये हमारा यूज होती है डेटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, अब डेटा एनालिटिक्स के लिए जब ये लाइब्रेरी यूज होती है तो इसका नाम पांडास क्यों रखा गया? इसका नाम कुछ और रख सकते थे। तो उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वर्ड पांडास है ये कहाँ से निकाला गया था। ये वर्ड निकाला गया था पैनल डेटा वर्ड से। पैनल डेटा क्या होता है? डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए इंडिविजुअल का डेटा है,
इंडिविजुअल का डेटा। कैसे? मान लीजिए मेरे पास सचिन का डेटा है। सचिन ने अब तक बहुत सारे मैच खेले हैं। तो सचिन ने फर्स्ट मैच खेला अपना। तो जब फर्स्ट मैच खेला तो किसके अगेंस्ट खेला? मान लो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला। कितनी बॉल उन्होंने खेली, ठीक है, कितनी बाउंड्री लगाई उन्होंने, कितने सिक्स लगाई, ठीक है, स्ट्राइक रेट क्या था, ठीक, ये हमारा डेटा हो गया। अब दूसरा मैच खेला जब उन्होंने, तो दूसरे मैच किसके साथ था, कितनी बॉल खेली, कितनी बाउंड्री लगाई, कितने सिक्स लगाए, स्ट्राइक रेट क्या था, रन कितने बनाए, ठीक है। तो अब ये जो डेटा आपका जनरेट हो रहा है, ये डेटा एक समय के साथ जनरेट हो रहा है। एक दिन में तो सचिन का डेटा आ नहीं गया होगा, समय के साथ डेटा आया होगा हमारा, है ना। तो 20 साल लग गए होंगे सचिन के डेटा को बनाने में। तो ये जो डेटा है ये कैसा डेटा कहलाएगा? पैनल डेटा। पैनल डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं बन गया, एक समय के साथ बना, ठीक है। अब अगर बात करता हूं मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैंने उसका नाम कर दिया टीसीएस। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी एम्प्लॉय आईडी होगी, डिपार्टमेंट होगा उन एम्प्लॉय का, उनकी सैलरी होगी, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, कब उन्होंने ज्वाइन किया था, है ना, उनका पोस्ट होगा, किस पोस्ट पर वो काम करते हैं। तो सारे एम्प्लॉय टीसीएस ने एक दिन में तो हायर कर नहीं लिए। किसी के एम्प्लॉय आईडी E1 है, E101 है, डिपार्टमेंट उसका हो सकता है मान लीजिए टेस्टिंग डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, सैलरी कुछ भी हो सकती है उसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी हो सकती है, टेस्टिंग में किस पोस्ट पर है, हेड है, लीड है, मैनेजर है, क्या है। तो इस तरह से बहुत सारा डेटा होगा हमारा। तो ये जो डेटा है ये किसी एक पर्सन का नहीं है, बहुत सारे पर्सन का डेटा है। और बहुत सारे पर्सन किससे बिलोंग करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जो एक समय के साथ इकट्ठा किया गया है। अब इस डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो गया? ये डेटा हो गया हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा। तो ये डेटा भी क्या कहलाएगा? पैनल डेटा कहलाएगा। अब बात करते हैं किसी डोमेन का डेटा। किसी डोमेन का डेटा है, ठीक है। अब डोमेन के डेटा का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर? जैसे डोमेन, कोरोना आप डोमेन ले सकते हो। अब यहाँ बता सकते हो कि किस कंट्री में क्या चल रहा है, कंट्री, कितनी डेथ हुई है ना, कितने उसमें डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ये सारा जो डेटा होगा हमारा, ये डेटा एक डोमेन का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, टीसीएस का, विप्रो का, गूगल का डेटा नहीं है। ये डेटा एक डोमेन है। डोमेन क्या है? कोरोना स्टडी, ठीक है। इस तरह से फाइनेंस का डेटा हो सकता है, मेडिकल का डेटा हो सकता है। तो अगर डेटा हमारा किसी डोमेन से बिलोंग करता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अगेन पैनल डेटा कहलाएगा। तो जो पांडास है, पांडास का ऑब्जेक्टिव यही है, इस तरह के डेटा को एनालाइज करना, है ना। अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करना चाहता हूं तो हम कर सकते हैं यूजिंग पांडास। इस डेटा को एनालाइज करना है तो हम यूजिंग पांडास कर सकते हैं। इस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं यूजिंग पांडास, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आता है कि डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन विच इज जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाता है? पैनल डेटा कहलाता है। और इस तरह के डेटा पर ही काम करने के लिए हमें लाइब्रेरी बनाकर दी गई है, और इसलिए उस लाइब्रेरी का नाम क्या रखा गया? हमारा पांडास लाइब्रेरी रखा गया। इस लाइब्रेरी को 2008 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर क्या वर्ड आता है हमारा? इसका नाम पांडास। अब बात करते हैं कि ये हमारा मल्टी डायमेंशनल लेबल्ड डेटा होता है। तो मल्टी डायमेंशन नंपाई भी तो बना सकता है। अगर मैं नंपाई के अंदर एरे बनाऊं तो वो भी तो 2D 3D 4D एरे बन जाएंगे। यहाँ भी आपका मल्टी डायमेंशन बनता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लेबल्ड। लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल का मतलब होता है कि अगर आप नंपाई एरे बनाते हैं, मान लीजिए आपने ये किसी का रोल नंबर रखा, ठीक है, ये किसी का मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, और ये उसका नेम है, मान लो सोनू। ये हो गया पहला स्टूडेंट। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, तो दूसरे स्टूडेंट को एक नंपाई एरे से रिप्रेजेंट कर दो। ये उसका रोल नंबर हो गया, ये उसके मार्क्स हो गए, ठीक है। अब ये उसका नाम हो गया मोनू। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट एक नंपाई एरे हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सारे स्टूडेंट्स को एक 2D एरे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक।
लेकिन अगर मैं बात करूं पांडास की, तो पांडास में क्या होगा, आप लेबल डेटा दे सकते हैं, मतलब आप यहाँ कॉलम के नाम दे सकते हैं ऐसे करके, रोल नंबर, और ये है आपके मार्क्स, और ये आपका नेम। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है नंपाई एरे के अंदर। नंपाई एरे में लेबल नहीं होते, लेबल का मतलब कॉलम के लेवल आप नहीं दे सकते, रो के लिए कोई लेवल आप देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। यहाँ पर आप इस तरह से क्या दे सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे डेटा को समझना, उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से हम डेटा को समझ पाते हैं कि क्या हमें करना है यहाँ पर। तो ये जो डेटा है क्या कहलाएगा, लेबल, दीज आर द लेबल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑर्डर्स के अंदर जो डेटा होता है वो लेबल्ड डेटा हमारा कहलाता है। अब मैं लिखा है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल जो डेटा है वो हमारा यूज तो किया जाता है, लेकिन हम ज्यादा बार फोकस करते हैं किसके लिए, हम ज्यादा बार फोकस करते हैं हमारा स्ट्रक्चर डेटा के लिए। और वो स्ट्रक्चर डेटा हमारा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारा 2D की फॉर्म में रिप्रेजेंट हमारा होता है। ये लिखेंगे मोस्टली वी फोकस ऑन structured इन पांडास। तो पांडास के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा को फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऐसा डेटा जो रोज कॉलम की फॉर्म में अवेलेबल है, ऐसे डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डेटा के लिए पांडास में हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करिए सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास ये एक अगर मेरे पास कोई भी एक एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल में जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा रो कॉलम की फॉर्म में। मेरे पास डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस टेबल में अगर डेटा होगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा होगा। मेरे पास CSV फाइल है, तो CSV फाइल में जो डेटा होगा वो भी मेरा एक स्ट्रक्चर डेटा होगा। मेरे पास डेटा HTML की टेबल में रखा हुआ है, HTML की टेबल में रखा हुआ है, तो ये जो डेटा होगा ये भी कैसा होगा, मेरा स्ट्रक्चर डेटा होगा। अगर मैं यहाँ से कहीं से भी डेटा लाऊं तो पांडास के थ्रू मैं उसे बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। पांडास के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, बड़ी आसानी से एनालाइज कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सब जगह क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर मेरा होता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब होगा फैक्ट फाइंडिंग, वो आप कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास अदर फॉर्मेट में रखा हुआ है। ठीक है, अदर फॉर्मेट का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास जो डेटा रखा है वो यहाँ पर लॉग फाइल का डेटा है, मेरे पास जो डेटा है वो वेब डेटा है, वेब पेज का डेटा है। मेरे पास जो डेटा रखा है वो रखा है PDF फाइल में। मेरे पास डेटा है वर्ड फाइल के अंदर, वर्ड फाइल के अंदर अगर डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस करना चाहूँ तो प्रोसेस मैं पांडास के थ्रू नहीं कर पाऊँ, इनको मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊँ। ठीक है, और इन सब से लेके मैं डेटा को प्रोसेस कर सकता, यानी कि पांडास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, पांडास में हम लोग ऐसी फाइलों से डेटा पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो हर वो कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करके रखेगा वो हमारा क्या कर सकता है, वो हमारा इस तरह से ला सकता है। तो इस सीरीज में एक और है ना जो बड़ा पॉपुलर आज की डेट में, क्या है हमारा वो जेसन फाइल। जेसन फाइल का डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से
पढ़ सकते हैं, क्योंकि जेसन भी क्या है, हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा ही हमारा होता है, तो उसके थ्रू भी हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचो, वर्ड फाइल यानी किसी का रिज्यूम पढ़ना है, मुझे लॉग फाइल दे रखी है, मुझे एक वेब पेज दे रखा है, मुझे पीडीएफ फाइल दे रखी है, पीपीटी फाइल दे रखी है, वहां से पढ़ना है मुझे और वहां से कुछ पढ़कर एनालाइज करना है, तो पांडास काम नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, इन सब की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी आती है। ठीक है, तो पांडास इन सब के लिए कॉमन हो गया, बट जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, अगर डेटा आपका यहाँ रखा हुआ है तो हर किसी की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी आएगी। वर्ड फाइल को पढ़ने की अपनी अलग लाइब्रेरी आती है, लॉग फाइल पाइथन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से हो जाता है, जो हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी पाइथन का उसी से हो जाएगा। वेब पेज के लिए अलग लाइब्रेरी आती है हमारा, और पीडीएफ फाइल पढ़ने की अलग लाइब्रेरी हमारी आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक नाम दे सकता हूँ। ठीक है, वो नाम क्या होगा, ये हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्स। और ये जो मैंने जरा बनाए हैं, ये कैसे कहलाएंगे मेरे, अनस्ट्रक्चर्ड। ये कैसा हो गया मेरा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड, कौन है भाई, ये मियाँ जी। अरे बोलो भाई, कौन था। चलो इग्नोर करो उसे, ठीक है, इन समय पढ़ोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना चाहते हैं तो पांडास के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर डेटा पे अगर मुझे काम करना है तो हम यहाँ पर पांडास के थ्रू काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की फाइलें होती हैं, हम अलग अलग तरह की फाइलों से क्या कर सकते हैं, डेटा को पढ़ते हैं, और अलग अलग लाइब्रेरी हमें यहाँ पर चाहिए होती है। ठीक है, तो पांडास का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्लियर हो गया होगा कि पांडास से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हम लोग काम करेंगे पांडास। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग में आगे, कि अगर मुझे कोड में ये सब करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा
import pandas as PD. विजय अपनी आईडी डालो। विजय, 2 आईडी से आप लॉगिन है। विजय अपनी आईडी डालो। आईडी नहीं पड़ी है आपकी। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम क्या करा, पांडास को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब पांडास के अंदर हम लोग कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट हैं जिन पर काम करते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डेटा फ्रेम, सेकंड ऑब्जेक्ट इज सीरीज। डेटा फ्रेम एंड सीरीज आर commonly used objects in pandas। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा और एक सीरीज ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर डेटा है वो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा फ्रेम stores structured data and object of series stores one column of data। ठीक है, तो अब ये दोनों अभी आएंगे प्रोग्राम में, तो इन पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और काम करेंगे। तो पहले अभी हम डेटा फ्रेम पर पहले काम करते हैं कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। तो पांडास के अंदर डेटा फ्रेम नाम की एक क्लास होती है। आपको क्या करना है, उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अभी मैं आपको एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल या पीडीएफ फाइल वगैरह पे काम करना नहीं सिखा रहा। अभी आपको मैं डायरेक्टली मैनुअली अगर मुझे डेटा फ्रेम बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और यहाँ लिखेंगे डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर हम डेटा फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मैनुअली। और जब आप डेटा फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस डेटा फ्रेम क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इस आपको यहाँ पे पास करना है अपना 2D लिस्ट या 2D टपल या सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। आप यहाँ कुछ भी पास कर सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो किसी का नेम लाइक सोनू, और किसी का यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए रोल नंबर 101 और उसके मार्क्स मान लो 600। ये हो गया एक स्टूडेंट का डेटा। अब अगर मैं एक दूसरे स्टूडेंट का डेटा भी चाहता हूं तो एक लिस्ट में आप उसका डेटा भी लिख सकते हैं, लाइक मोनू और 102 और यहाँ पर हो गया हमारा मान लो 650। ऐसे ही एक और स्टूडेंट का डेटा मैंने लिख दिया, चिंटू, रोल नंबर 103 और मान लीजिए मार्क्स उसके कर दिए मैंने 500। अब जितने भी आपने रो दिखानी है वो डेटा फ्रेम के अंदर एक 1D नंपाई एरे या एक लिस्ट या एक टपल होना चाहिए। अब इन सबको भी कहां रख दो, उठाकर एक और 2D एरे के अंदर। ये क्या होगा, ये एक आपका 3 रो बन जाएंगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और वो डेटा फ्रेम उन्हें स्टोर कर लेगा। जब प्रिंट कराएंगे तो ये रोज बनकर आ जाएंगी। इन कॉलम के नाम कहां से आएंगे, जैसे ये नेम है, ये किसी का मार्क्स है, ये
मान लो ये रोल नंबर है, ये मार्क्स है, तो बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम क्या करता है, कॉलम को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, और वो क्या होंगे 0 1 2। बाय डिफॉल्ट ये जो आपने लिखा था यहाँ पर, ये आपका आ गया, ये एक रो आ गई हमारी, ये वाली, ठीक है। जो दूसरी रो बनी हमारी वो ये रही हमारी, ठीक है, और ये हमारी तीसरी रो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जब डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उस समय बता सकते हैं कि कितनी रो उसमें दिखानी है। अब ये जो यहाँ पर है, ये इसे बोलेंगे कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स हैं। और जो ये है, ये इसे बोलते हैं इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उस डेटा फ्रेम में आपको रोज बतानी है, और आपने अगर कॉलम्स नहीं बताए तो ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम कॉलम्स को जनरेट कर देगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके, और हर रो का इंडेक्स दे देगा 0 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर रो का इंडेक्स का मतलब है कि जो हमारा रो है उसका नाम, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कॉलम के लेवल और रो जो इंडेक्स हैं उनको मैं दे सकता हूँ। कैसे देंगे वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, इस कोड को कॉपी करा और यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, कॉमा लगाकर एक आर्गुमेंट देना है जिसका नाम रखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स इक्वल टू, एक लिस्ट की फॉर्म में आप कॉलम के नाम पास कर देते। तो जो पहला कॉलम है वो ये होगा, ये पहले कॉलम की वैल्यू हो गई, ये दूसरे कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप देखो कि मीनिंगफुल क्या लगता है, तो पहला कॉलम नेम जैसा लगता है कि ये नेम होगा किसी का, जो दूसरा कॉलम है ये रोल नंबर जैसा लग रहा है, जो तीसरा कॉलम है ये आपका मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दीजिए, तो ये आपके क्या हो गए, आपके खुद के कॉलम्स हो गए, ठीक है। कॉलम का नेम नेम हो गया, दूसरे कॉलम का नेम रोल नंबर हो गया, तीसरे कॉलम का नेम क्या हो गया, आपका मार्क्स। अब आप इंडेक्स, जो इंडेक्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट 0 1 2 आ रहे हैं, आप इन इंडेक्स को भी देना चाहते हैं तो आप इन इंडेक्स को भी दे सकते हैं। कैसे देंगे उसकी बात करते हैं। तो जनरली इंडेक्स को हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे, जहां मैंने कॉलम्स लिखा है, कॉलम्स के बाद एक और आर्गुमेंट देंगे इंडेक्स, और इंडेक्स आर्गुमेंट की वैल्यू वही 3 आप इंडेक्स दीजिए। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स उतने देने हैं जितनी रोज हैं आपकी, तो अब मेरे यहाँ पर 3 रोज हैं अभी, तो चलो शुरू में 3 रोज हैं तो आप इंडेक्स दे दोगे। अगर कल को मैं यहाँ पर नया रो ऐड करूंगा तो फिर इंडेक्स कैसे दोगे। तो इसलिए इंडेक्स को जनरली हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बट फिर भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे ये हो गया R1 इंडेक्स, यानी R1 रो, R2 रो, R3 रो। ये देखो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं कॉलम्स, ये होते हैं आपके इंडेक्स। तो आप कॉलम और इंडेक्स को नहीं देते हैं तो पाइथन की तरफ से हमारे कॉलम्स और इंडेक्स असाइन कर दिए जाते हैं। पाइथन की तरफ से जो कॉलम इंडेक्स असाइन करे जाते हैं, अगर आपने फोकस करा तो वो हमारे कैसे होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडेक्स हैं, जब पाइथन प्रोवाइड कर रहा है तो वो 0 से प्रोवाइड कर रहा है। आप फ्री हैं, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया इंडेक्स की वैल्यू R1 R2 R3 नहीं दी, इस बार मैंने क्या दी थी, इंडेक्स की वैल्यू 10 20 30 दे दी। तो अब जो इंडेक्स है वो 10 20 30 हो जाएंगे। ये इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्स
वो पोजीशन नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर इंडेक्स वर्ड का मतलब पोजीशन नहीं है, जो हम लिस्ट में और एरे में पोजीशन पढ़ते थे कि 0 पोजीशन का एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, नहीं, वो डिफरेंट है। वर्ड इंडेक्स जरूर है, लेकिन ये आपका एक नाम है, जो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, जो आपका मन करे वो आप दे सकते हैं, जो आपका मन करे। तो ये पहली रो का इंडेक्स हो गया, ये दूसरी रो का इंडेक्स हो गया, ये तीसरी रो का इंडेक्स हो गया। सर आप कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं, कहीं लिखा थोड़ी है कि कॉलम के जो नेम है वो स्ट्रिंग होने चाहिए। आप कॉलम के नेम भी कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे। आपने इसका नाम 50 कर दिया, ठीक है, ये रोल नंबर कर दिया, ये लो। तो अब ये बताओ, ऐसा करोगे तो ऐसा करके क्या फायदा करोगे? फायदा कुछ नहीं होगा, बिगाड़ ही दोगे खेल। क्या बिगाड़ दोगे? रीडेबिलिटी खराब कर दोगे, ठीक है। तो पाइथन कॉलम्स और इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक रखता है, 0 1 2 ऐसे करता है। एज ए प्रोग्रामर हम लोग फ्री हैं, हम कॉलम्स के नेम कुछ भी दे सकते हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग दें। अब सोचो कि ज्यादातर हम कॉलम के नेम क्या देना पसंद करेंगे, हमारी नीड में स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, ठीक है, तो हम दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आप फ्री हैं, जो चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जब हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या डेटा फ्रेम इनकी पोजीशन मेंटेन करता है? क्योंकि कल आपने पढ़ाया था नंपाई 2D अरे, लास्ट में जब स्लाइसिंग कर रहे थे तो वहां पर मैंने पोजीशन सिखाई थी, क्या यहाँ पर होगी? आंसर इज यस, यहाँ भी पोजीशन मेंटेन करी जा रही होगी। कैसे? इस तरह से, ये जो हमारा होगा, ये 0 पोजीशन की रो होगी, ये 0 पोजीशन की रो, ये फर्स्ट पोजीशन की रो, ये सेकंड पोजीशन की रो, -1 रो, -2 रो, -3 रो, 0 पोजीशन का कॉलम, 1 पोजीशन का कॉलम, सेकंड पोजीशन का कॉलम, -1 पोजीशन का कॉलम, -2 पोजीशन का कॉलम, -3 पोजीशन का कॉलम। ये आज भी होगा, ये अभी भी चल रहा होगा बैक एंड में, यानी कि बैक एंड में हर रो की पोजीशन होगी वही जैसे हमने नंपाई एरे के अंदर कल दी थी, और हर कॉलम की भी क्या होगी? पोजीशन होगी वही जो हमने कल नंपाई में दी थी। और ये जो पोजीशन होती है ये हमेशा इंटीजर ही होती है, ये कभी आपकी फ्लोट में नहीं हो सकती, ये कभी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जो आपके लेबल्स हैं वो हमारे हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं इनको नाम देना चाहूं तो इसको हम बोल सकते हैं कॉलम लेबल्स, दीज आर द लेबल्स, ठीक है, एंड दीज आर द पोजीशंस, हियर दीज आर द इंडेक्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर इंडेक्स का मतलब है रो के लेबल, इंडेक्स को आप क्या मान लो? इंडेक्स का मतलब मान लो रो लेबल, रो के लेबल, ठीक है। दीज आर द पोजीशंस ऑफ रोज, ठीक है, तो पोजीशन तो होगी होगी, है ना। चलो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से डेटा फ्रेम को बना सकते हैं, उसके
आ गया मार्क्स कॉलम लास्ट। अब सपोज करो यहाँ पर ये मार्क्स कॉलम पहले से होता, तो अगर पहले से होता तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती, फिर ऐड नहीं होता हमारा, ठीक है। अब सपोज करो इसी चीज को मैं यहाँ लिख दूं, मान लो यहाँ पर बस मैंने क्या करा 710 कर दिए, यहाँ पे 610 कर दिए। अब मार्क्स कॉलम पहले से ही है, तो अब ये मत कहना कि एक मार्क्स कॉलम और आ जाएगा, देखो मार्क्स कॉलम वही रहा, क्या हो गया, उस कॉलम की वैल्यू क्या हो गई मेरी, अपडेट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम है ये हमारा क्या करेगा, नया कॉलम ऐड कर देगा इन द लास्ट, और अपडेट इफ इट इज एग्जिस्टिंग वन, या एग्जिस्टिंग, अगर ये एग्जिस्टिंग कॉलम हुआ इस नाम से तो हमारा अपडेट कर देगा, और नया हुआ तो लास्ट में जाके ऐड कर देगा। अब सपोज करिए आपने क्या करा, आपने इस कॉलम में मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल एम कर दिया, कैपिटल एम, तो क्या ये हमारा सेम कॉलम माना जाएगा, क्या ये रिप्लेस होगा, नहीं, कॉलम के नेम केस सेंसिटिव होते हैं, तो जब आप कैपिटल एम लिखेंगे तो ये अलग कॉलम माना जाएगा और ये अलग कॉलम माना जाएगा। देखते हैं क्या होता है, जो होगा सामने आएगा, अलग बन गया देखो कॉलम हमारा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कॉलम के नेम जब आप दे रहे हैं तो हमारे वो क्या है, केस सेंसिटिव होते रहेंगे, तो इसलिए जब भी आप दें ध्यान से दें। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, लेकिन वो लास्ट में ऐड नहीं करना है, वो मुझे बीच में कहीं भी ऐड करना है। डेटा फ्रेम में मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है बीच में, लास्ट में नहीं करना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन का यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं, लिखेंगे pd डॉट इंसर्ट डेटा, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर अपना कॉलम ऐड कर सकते हैं। गिवन पोजीशन, ठीक है। तो आपने ऐसा कर दिया, तो ये पहला आर्गुमेंट है यहाँ पर पोजीशन आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट है कॉलम नेम, और तीसरा आर्गुमेंट हो गया आपका कोई भी इटरेबल, ठीक है। मतलब ये एक टपल भी हो सकती है, रेंज भी हो सकता है, सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, कोई भी ट्रेबल हो सकता है हमारा, ठीक है। अब ये मेरे पास मान लीजिए इतने कॉलम्स के साथ डेटा फ्रेम तैयार है।
अब मुझे क्या करना है, इन कॉलम का जो ऑर्डर है वो चेंज करना है। मैं चाहता हूं ये हमारे डिक्शनरी ऑर्डर में आ जाए। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब है जो हमारा सबसे पहले आता है डिक्शनरी ऑर्डर में, तो वो हमारा पहले आ जाए। तो थोड़ा सा आपको पहले समझना होगा कि अगर एक कॉलम है, एक है हमारा एप्पल और एक है बनाना, तो इनको जब मैं डिक्शनरी ऑर्डर में लगाऊंगा तो डिक्शनरी ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आएगा, बनाना, उसके बाद कौन आएगा हमारा एप्पल। क्यों? क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट हमारे छोटे होते हैं किससे, ये वाले अल्फाबेट से। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी 97, ठीक है, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी हमारी 66, ठीक है। तो जब मैं इन कॉलम को सॉर्ट करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम कौन सा आएगा, जो सबसे छोटा कॉलम होगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। 0 पोजीशन पर मेरा ये वाला कॉलम आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अब देखो, रोल नंबर, ब्रांच नेम, मार्क्स में कौन छोटा है हमारा, बी, तो ये सब ये आएगा फर्स्ट पोजीशन पर, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। लेकिन आएगा कैसे, तो उसके लिए यहां लिखेंगे हम df डॉट सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, यहां लिखेंगे df डॉट सॉर्ट इंडेक्स। अब ये जो सॉर्ट इंडेक्स है, ये कह रहा है कि आप चाहो तो मुझसे कॉलम्स के जो नेम्स हैं वो सॉर्ट करवा लो, या जो इंडेक्स हैं वो सॉर्ट करवा लो। तो यहां पर हम क्या पास करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉलम को सॉर्ट करें। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सेस इक्वल टू, जब हम नंपाई पढ़ते थे, अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, है ना, डिफरेंट कंसेप्ट आ गया नंपाई के अंदर। एक्सेस जब भी मैं यूज करता था, तो जब 0 होता था हमारा, तो इसका मतलब होता था कॉलम, और जब ये 1 होता था तो इसका मतलब होता था रो, ठीक है। बट पांडास के अंदर अलग है। जब मैं पांडास में आऊंगा, तो पांडा में भी एक्सेस नाम के आपको आर्गुमेंट मिलेंगे, और यहां पर 0 का मतलब होगा रो, 0 यहां पर रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1 है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो मुझे क्या करना है, इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है, किसके अगेंस्ट, कॉलम के अगेंस्ट। तो कॉलम क्या है मेरे, कॉलम को लिखने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर देगा, किसके अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा सॉर्ट कर देगा। आ गया मार्क्स पहले, फिर ब्रांच आ गया, फिर मेरा नेम आ गया, फिर मेरा ये आ गया, और ये मेरा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सॉर्ट इंडेक्स में ये काम करवा सकते हैं, ठीक। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाओगे, तो यहां लिखोगे एक्स इज इक्वल टू 1, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो ये क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉलम के नेम्स को अरेंज कर देगा। सबसे पहले कौन आ गया, रोल आ गया, फिर नेम आ गया, फिर मार्क्स आ गया, फिर ब्रांच आ गया, फिर ये आ गया। मैं लिख देता हूं कौन क्या करता है। अरेंज कॉलम्स असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब रोज की बात करते हैं।
हम डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स हैं और जो रोज हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कॉलम लेबल्स और बेस्ड ऑन रो इंडेक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। मतलब अभी आप ये बोलो कि सर मुझे ना डेटा फ्रेम को मार्क्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, जिसके मार्क्स हाईएस्ट हैं वो पहले आए, तो अभी हमने वो नहीं सीखा है ना, हमने रो इंडेक्स के बेस पर सीखा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सपोज करो ये जो मैंने अभी ऑपरेशन करे जिसमें हमने रो को अरेंज करा है, तो ये ऑपरेशन वास्तव में हमारा कैसा हुआ है, कॉपी हुआ है। ठीक है, तो अब मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, कॉपी और इन प्लेस, उनमें क्या डिफरेंस होगा वो देखना। ये सारे काम करने के बाद मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट कराता हूँ। ये डेटा फ्रेम जैसा था सबसे पहले वैसा ही है। सबसे पहले मतलब यहाँ पर जो डेटा फ्रेम था, ये डेटा फ्रेम वही आया है जब मैंने यहाँ प्रिंट कराया। और ये बीच में आपने जितनी बार अरेंज करा है रोज को, कॉलम्स को, ये एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज नहीं कर रहा था, ये क्या कर रहा था, हर बार कॉपी बना रहा था। तो अब आपने इस वर्ड को समझना होगा। वो वर्ड क्या है हमारा, ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है हमारा कॉपी और एक होता है हमारा इन प्लेस। कॉपी का मतलब है न्यू डेटा फ्रेम is created with reflected operations, जो आपने ऑपरेशन किया था उसका रिफ्लेक्शन उसमें होगा। इन प्लेस का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है वो हमारा मॉडिफाइड हो जाता है। तो जो हमारा ये वाला ऑपरेशन था जो हम अभी करते हैं सॉर्ट इंडेक्स वाला, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा कॉपी होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता, हर बार हमें क्या दे रहा है, नया बनाकर दे रहा है। ठीक है, तो एक पहचान होगी। जब भी कोई ऑपरेशन, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, जब भी कोई ऑपरेशन आप डेटा फ्रेम पर करते हैं और वो कॉपी है, मतलब वो एग्जिस्टिंग में चेंज ना करके नया डेटा फ्रेम दे देता है, तो इमीडिएटली उसका आउटपुट जुपिटर प्रिंट करा देता है। अगर इमीडिएटली उसका आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमारा वो एग्जिस्टिंग में चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अब मुझे रोज एंड कॉलम्स को वेरिएबल में किसे स्टोर करना है, हाँ कर सकते हैं ऑब्वियसली, आप ऐसे कर सकते हैं, ये लो आपने यहाँ पे df1 वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो अब जो df है वो पुराना वाला ही है और जो df1 है वो आपका नया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर भी, जैसे हम चाहें वैसे अपना कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 1 0 है, यहाँ पर 0 है। अभी रो की बात करेंगे, अभी एक बार पहले ये कॉलम वाला काम निपटा लेते हैं, फिर रो को इंसर्ट करना, रो को अपडेट करना, डिलीट करना, वो सब सीखेंगे, सारा आएगा। चलो फिलहाल हम अब ये सीखना चाहते हैं कि हम ना तो कॉलम को उस ऑर्डर में लाना चाहते जिस ऑर्डर में हमने बनाए थे, ना हम उस ऑर्डर में रखना चाहते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ना हम रखना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम अपने ही ऑर्डर में रखना चाहते हैं। तो हमारा अपना ऑर्डर कैसे आएगा, अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले रोल आ जाए, फिर मार्क्स आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, मेरा अपना ऑर्डर कैसे दिया जाए। ठीक है, यूजर डिफाइन ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, df डॉट री इंडेक्स, री इंडेक्स में आप क्या पास करोगे, री इंडेक्स में आप अपना नया कॉलम का ऑर्डर पास करोगे। सबसे पहले आप चाहते हो नेम,
फिर क्या चाहते हो, फिर आप चाहते हो मान लीजिए ब्रांच, फिर क्या चाहते हो, फिर आप चाहते हो मान लीजिए कैपिटल मार्क्स, फिर आप चाहते हो मान लीजिए रोल नंबर, और फिर आप चाहते हो मान लीजिए आपका रोल नंबर स्मॉल मार्क्स। अब आपका जो डेटा फ्रेम में कॉलम्स हैं वो नेम पहले, ब्रांच दूसरा, मार्क्स तीसरा, रोल चौथा, और ये मार्क्स पांचवा हो जाएगा। लेकिन ये जो री इंडेक्स है ये कहता है कि भाई मैं रो और कॉलम दोनों के लिए काम करता हूं, तो मुझे बताओ कि ये क्या है, ये कॉलम है या रो इंडेक्स है। हमने कहा ये तो कॉलम है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1, तब जाके ये कॉलम मानेगा। और ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। अगर ये कॉपी बनाएगा तो इमीडिएटली आउटपुट आ जाएगा, और हम चाहें तो उसे स्टोर कर सकते हैं एक और वेरिएबल के अंदर। देखो पहले क्या आ गया, नेम, फिर आ गया ब्रांच, फिर आ गया मार्क्स, फिर आ गया रोल नंबर, फिर आ गया मार्क्स। लेकिन अगर मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट कराऊं फिर से, तो जैसा था वैसा ही होगा। ये देखो रोल नंबर, फिर ब्रांच, क्योंकि वो ओरिजिनल वाला हमारा चेंज नहीं हुआ था। अब जब आप री इंडेक्स करते हैं तो री इंडेक्स करने में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कॉलम का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर रो का भी यूज कर सकते हैं। तो रीअरेंज रोज इन यूजर डिफाइन ऑर्डर। तो रोज के लिए क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जरा रो के इंडेक्स क्या है, रो के इंडेक्स है ये 0 1 2। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, मान लो पहले 1 चाहते हो, फिर 2 चाहते हो, फिर 0 चाहते हो। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारी रोज वाली अरेंजमेंट हो जाएगा। पहले 1 वाली आ गई, फिर 2 वाली आ गई, और फिर हमारी यहाँ पर क्या आ गई, 0 वाली आ गई। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने ऑर्डर में रोज को रख सकते हैं, अपने ऑर्डर में कॉलम को रख सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर पा रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अभी अब सपोज करिए मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी कॉलम को डिलीट करना है। तो इस बार हम डिलीट करने की बात करते हैं, कॉलम को डिलीट करना है। तो कॉलम को डिलीट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, और पहला तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे df डॉट ड्रॉप नाम का एक फंक्शन होगा, और यहाँ पर क्या पास करो अपना, यहाँ पर आप अपना जो कॉलम डिलीट करना चाहते हो कॉलम का नाम पास कर दो। मैंने कहा जो कैपिटल मार्क्स है ये किसी काम का नहीं है। अब ये जो ड्रॉप है ये वास्तव में रो को भी ड्रॉप करने वाला काम करता है और कॉलम को भी ड्रॉप करने वाला काम करता है। तो मुझे क्या करना होगा, एक्सिस आर्गुमेंट से बताना होगा। तो लिखूंगा यहाँ पर मैं एक्सिस इक्वल टू कॉलम, यानी मार्क्स क्या एक कॉलम है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये जो मार्क्स है ये कॉलम बनकर हमारा डिलीट हो जाए, हो गया डिलीट हमारा। लेकिन ध्यान रखना ये क्या करा रहा है, ड्रॉप करने के बाद एक कॉपी बना देता है, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज हमारा नहीं हुआ होगा, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में हमारा जैसा था वैसे ही होगा। ठीक है, तो ड्रॉप क्या करता है, इस कॉलम को ड्रॉप करता है, कहां से, एग्जिस्टिंग में से नहीं, एक कॉपी बनाता है, उस कॉपी के अंदर नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया ड्रॉप। दूसरा तरीका देखो डेटा फ्रेम में कॉलम को डिलीट करने का, यहां लिखेंगे आप डेल डेटा फ्रेम ऑफ कॉलम का नाम। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को डेटा फ्रेम से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से करने पर परमानेंट हो जाता है। एक बार चेक करते हैं, जब मैं डेटा फ्रेम प्रिंट करूंगा तो ये परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा फ्रेम के अंदर से कॉलम को डिलीट कर पा रहे हैं यूजिंग ड्रॉप फंक्शन, और दूसरा है यूजिंग आपका डेल ऑपरेटर।
डेल ऑपरेटर यूज करेंगे तो वहां पर डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिखेंगे और ये क्या करेगा, परमानेंट कॉलम को डिलीट करेगा। एक मिनट रुकिए जरा।
चेंज करने पर इंपोर्ट नहीं चलेगा ऐसा कुछ है नहीं, तो एक बार स्पेलिंग वगैरह चेक कर लो, चलेगा। चलो और कोई किसी को पूछना हो पूछ लो भाई, 2 मिनट और अभी। जो मैंने नंपाई के क्वेश्चन दिए हैं उनको जरूर करना, ठीक है। और जितना मैं डेली कराता हूँ अपने हाथ से अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे सीखोगे। चलो ठीक है फिर एंड करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा।